Hello students, again welcome to today's online class. Our today's topic is Bernoulli's theorem. So let us start. What is Bernoulli's theorem? First of all, Bernoulli's theorem क्या है? This theorem, ये एक ऐसा theorem जो state करता है, क्या बोलता है ये? This theorem states that for the streamlined flow of an ideal fluid, एक ideal fluid सोचो जो कंप्रेस नहीं हो सकता, जिसकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है। द टोटल एनर्जी, देखो क्या लिखा है, द टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी मतलब क्या क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या एनर्जी हो सकती है वो बहते हुए फ्लूइड के अंदर। तो बहते हुए फ्लूइड के अंदर सर हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी हो सकता है। अरे फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि उसमें प्रेशर है, पीछे वाला पार्टिकल सामने वाले पार्टिकल धकेल रहा है, तभी तो आगे जा रहा है। प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। ये सारी एनर्जीज के टोटल को हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं, सम को टोटल एनर्जी बोलते हैं। मगर क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, याद रखना पर यूनिट मास की बात हो रही है ना, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। मतलब आप ये जितनी सारी एनर्जीज की बात हो रही है, एक बह रहा है लिक्विड, एक लिक्विड बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, तो क्यों बह रहा है? प्रेशर एनर्जी के कारण। अब वो बहने लगा तो उसमें कौन सी एनर्जी बन गई? मोशन आ गया तो कौन सी एनर्जी बन गई? काइनेटिक एनर्जी बन गई। चलो काइनेटिक एनर्जी बन गई। और हम लोग पहले से जानते हैं वर्क एनर्जी कंजर्वेशन में, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, मोशन हो रहा है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी बदलेगी। यानी कि किसी भी फ्लूइड की अगर बात कर रहा हूं मैं, किसी फ्लूइड, आइडल फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो ये सारी एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का टोटल करूं, जो कि टोटल एनर्जी कहलाएगा, पर यूनिट मास के लिए, हर पर यूनिट मास के लिए, पर केजी ऐसा के, है ना, थोड़ा थोड़ा आप उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ दो, पर यूनिट मास के लिए हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, हर जगह पर कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट हो सकता है, आगे देखते हैं। देखो, दिस थ्योरम इज एन आउटकम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसको हमने किस में अप्लाई कर दिया है? लिक्विड के लिए, लिक्विड मोशन में जो है उसके लिए हमने इसको अप्लाई कर दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वही बात है जो पहले ही पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। चलो एक डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम में देखो, एक ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप सा है, कुछ समझ लो। इसमें से पानी एंटर, लिक्विड एंटर कर रहा है, पानी की बात नहीं कर रहे हैं ना, लिक्विड एंटर कर रहा है यहां से और जा रहा है अंदर और बाहर निकल रहा है यहां से। ए सेक्शन में अंदर आ रहा है, इनलेट है, बी सेक्शन में आउटलेट है। सेक्शन ए जहां से पानी एंटर कर रहा है उसका एरिया A1 है और सेक्शन बी का एरिया A2 है। सेक्शन ए में जो लिक्विड है वो V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और V2 से बाहर निकल रहा है सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में P1 प्रेशर है, प्रेशर होगा ना वहां पे, तभी तो पानी फ्लो कर रहा है भाई। बिना प्रेशर के वो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करने वाला। बिना प्रेशर के वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। प्रेशर है पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से, हमको मालूम है, पहले ही पढ़ ली हमने, लिक्विड है, फ्लूइड है तो प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर P1 है, बी पॉइंट पर प्रेशर P2 है। मान लो ये ट्यूब एक रिफरेंस से, रिफरेंस मतलब नीचे में एक, हम लोग समझ लो एक लेवल ले लेते हैं, वहां से ही हम लोग हाइट नाप रहे हैं। वहां से H1 हाइट पे है जहां पे इनलेट हो रहा है और H2 हाइट पे आउटलेट हो रहा है। देखो क्या क्या वाली बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, मोशन है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, और दूसरा हाइट की बात हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो तीन प्रकार की एनर्जीज दिख रही है हमको, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का सम जो है टोटल एनर्जी कहलाएगा। ये टोटल एनर्जी सेक्शन ए में जो है वही सेक्शन बी में भी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक दूसरे में बदल जाएगा मगर रहेगा कांस्टेंट। वही वाली बात होती है, याद आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप करे ऊपर से तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होते जाता था, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती थी। याद आ रही है वाली बात?
वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है, जो कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से मिलके बनता है, वो एक दूसरे में बढ़ेगी, कम होगी, मगर टोटल जो उसका होगा वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल जो उसका होगा वो बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात? बोलो, समझ में आ रही तो बताओ। आगे बढ़े, प्रूफ करें, फील आया? यहां हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहां पे एक ट्यूब से फ्लो हो रहा है फ्लूइड या लिक्विड, और उसमें 3 प्रकार की एनर्जी दिख रही है हमको। प्रेशर एनर्जी, जिसके कारण वो आगे बढ़ना चाह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, आगे बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बन गई उसकी, और कुछ हाइट अटेन कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें का सम बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलो देखते हैं। कंसीडर अ ट्यूब ए बी थ्रू विच एन आइडल लिक्विड इज टू मूव आउट। एक ट्यूब से फ्लो करना है लिक्विड को। P1 P2 है प्रेशर ए और बी में, V1 V2 है वेलोसिटी ए और बी में, सेक्शन ए और बी में, A1 A2 है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और बी में, H1 H2 उसका हाइट है ए और बी का, रो डेंसिटी है उस लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, देख लेंगे पानी है तो क्या होगा जो भी है। तो सबसे पहले प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर एट सेक्शन ए, देखो सेक्शन ए, ये रहा हमारा सेक्शन ए, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P1 इज इक्वल टू, प्रेशर तो P1 होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रेशर को P1 लेते हैं तो F1 अपॉन A1 होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 क्या हो गया, कितना फोर्स लग रहा है, F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, P1 इंटू A1। ठीक है, अरे यहीं से P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, तो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए जहां पे पानी उस ट्यूब के अंदर जा रहा है, वहां पे पर सेकेंड कितना वर्क हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे गौर करना मैं क्या बात बोल रहा हूं, यहां पे देखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर से वर्क डन पर सेकेंड बोल रहा हूं, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकेंड अपॉन टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों अपॉन टाइम क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन पर सेकेंड निकालना है मेरे को, हर सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है, कितना वर्क किया जा रहा है उस लिक्विड के ऊपर, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड, ताकि वो फ्लो हो सके। तो F1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया। तो F1 की वैल्यू निकाले हमने P1 इंटू A1, तो P1 A1 इंटू V1 हो गया। ठीक है, अब देखो A1 V1 हमने कल ही पढ़ा है कि A1 V1 यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी, जिस एरिया से लिक्विड फ्लो कर रहा है और कितने वेलोसिटी से कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में उसी को हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्ज, या फिर बोल सकते हो मास एंटरिंग, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट ए पर सेकेंड। कितना मास या कितना वॉल्यूम का मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड, कितने वॉल्यूम का मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड। A1 V1 को मैं V लिख देता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देख चुके, ये कांस्टेंट रहेगा, तो V लिख देता हूं, V1 नहीं लिखूंगा, है ना, कैपिटल V लिखा, कैपिटल V मतलब इसको समझ लो वॉल्यूम पर सेकेंड, इसीलिए मैं V से डिनोट कर रहा हूं, वॉल्यूम पर सेकेंड। मैंने, आप बोलोगे सर मास एंटरिंग क्यों लिखे हो, तो मास मतलब कितने मास का, कितने आयतन का वो लिक्विड एंटर कर रहे हैं, कैपिटल V। P1 V हो गया ए सेक्शन के लिए, उसी तरीके से बी सेक्शन के लिए जहां से बाहर निकल रहा है, प्रेशर एनर्जी कितना, वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड वो भी हो जाएगा P2V, है ना, F2 इंटू V2, P2 A2 इंटू V2, A2 V2 क्या हो जाएगा, V के बराबर, कांस्टेंट है वो भी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी हो रहा है, जहां से एंटर कर रहा है लिक्विड और एक तरफ से बाहर निकल रहा है, दोनों जगह में चेंज इन प्रेशर एनर्जी होगा, है ना, हो सकता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी तो होगा ही भाई, क्यों, तभी तो फ्लो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या हो रहा होगा,
P1V माइनस P2V, P1V माइनस P2V। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रेशर में कुछ चेंज हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा। क्यों भाई? क्योंकि पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं बह सकता, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आप देखोगे ट्यूब्स घर में जो नले हैं वो कहीं ऊपर जा रही, कहीं नीचे जा रही, कुछ भी है, कहीं भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, मगर जो भी होगा प्रेशर एनर्जी में जो चेंज है वो हमको यहां से कैलकुलेट हो सकता है। P1V इनलेट के लिए, P2V आउटलेट के लिए। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या लीजिए? P1V माइनस P2V। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड निकालेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि लिक्विड जो है पर सेकंड अंडर कर रहा है, हर एक प्रति सेकंड में पानी अंदर जा रहा है, बह रहा है ना, मोशन में है, इसीलिए मोशन में जो चीज है उसका पर सेकंड की बात करेंगे, ऐसा नहीं है, रुका हुआ चीज नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगा? mgh2 माइनस mgh1। याद रखना, यहां पे जो m लिख रहा हूं ना, वो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड है, सिंपल मास नहीं है, केजी में नहीं है, केजी पर सेकंड में है। ठीक है, केजी पर सेकंड में है। इसीलिए हम लोग जानते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी जानते हो, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मगर यहां पे पर सेकंड निकाल रहे हैं तो मास पर सेकंड, केजी पर सेकंड। हाँ, इनकी वैल्यू माइनस माइनस में आ सकती है। देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोग अभी नहीं जानते, अभी थोड़ी नहीं जानते। हम लोग क्या जानते, ये हाइट इधर है, अगला पाइप नीचे होगा, उसका ट्यूब नीचे जा रहा होगा तो उसकी एनर्जी कम हो सकती है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। अभी के लिए क्या करते हैं, mgh2 माइनस mgh1, mgh2 माइनस mgh1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। अब इसी तरीके से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। पर सेकंड की बात हो रही है इसलिए m की वैल्यू क्या रहेगी, मास केजी पर सेकंड, इसीलिए हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का होल स्क्वायर, mv1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकाल लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। मगर हमको मालूम है कि ये जो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, होगी, खोएगी नहीं, किसी प्रकार का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने वाला, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और एनर्जी ही तो वर्क डन का होता है ना? आपको मालूम है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क डन पर सेकंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, मतलब जितना वर्क डन किया गया है उस लिक्विड पर, वही क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब उसकी मोशन में स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, या तो फिर वो हाइट अटेन करेगा या कम होगा, ऐसा कुछ होगा, और वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वर्क डन पर सेकंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, जो कि हम लोग निकाल बैठे थे, P1V माइनस P2V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड यानी कि mgh2 माइनस mgh1 प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड यानी कि प्लस, यहां प्लस लगाना भूल गया मैं, प्लस लगाना, आप लोग प्लस लगाना, यहां पे प्लस लगाना, पता नहीं कैसे नहीं लिखा रहा है आज। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, क्या करना, ब्रैकेट खोल देना, mgh2 माइनस, यहां प्लस लिखा हूं मैं, mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ब्रैकेट खोलना, और v1 h1 वाले सारी चीज को LHS में ले आना लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 वाले जो है सारी चीज को राइट हैंड साइड में ले आना। तो क्या बन जाएगा, P1V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V प्लस mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। क्यों कर रहे हो ऐसा, अभी समझ में आएगा, देखना। अब क्या कर रहे हैं, देखो सब में m है, मैं m को बाहर निकाल देता हूं, m को बाहर निकाल देता हूं, दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P1V अपॉन m प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस P2V अपॉन m प्लस gh2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर सेकेंड अपॉन वॉल्यूम पर सेकेंड,
ये क्या रो बन जाएगा, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम अपॉन मास है ना, तो इसको नीचे ले आओ तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा रो यानी डेंसिटी। तो P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया, हमको क्या दे रहा है, असल में ये बता रहा है कि ये जो पहला है P1 अपॉन रो, ये हमें प्रेशर एनर्जी के बारे में बता रहा है। GH1 क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है, हाइट बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी भाई। और ये V1 हमको V1 वाला जो बता रहा है V1 स्क्वायर अपॉन 2, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा है कि काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये सारे एक दूसरे के जो इनलेट में है उतना ही आउटलेट में है भाई, सबका सम। टोटल एनर्जी यानी यहां पर जो टोटल एनर्जी है इनलेट में जहां पे लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही आउटलेट में है, एक दूसरे में बदल सकते हैं, मतलब टोटल सेम रहेगा, मगर इसीलिए बोल सकता हूं कि P अपॉन रो प्लस GH प्लस V स्क्वायर अपॉन 2, 1 रहे 2 रहे 3 रहे जितनी जगह के ले लो, इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, इसी को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बोलो फील आया, फील नहीं आया क्या, आया समझ में आया क्या, चमका गया यहां तक, फील तो अभी लाऊंगा, बताओ आया। अरे सीधी सी बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें एक साथ जब हम किसी फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये किसी भी पॉइंट पे जब फ्लो हो रहा है तो उस जगह में किसी भी पॉइंट पे हम लोग ले ले वो कांस्टेंट रहेगी। और इसी के एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं आसपास अपने, इसी के एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन तो एटॉमाइजर होता है। एटॉमाइजर क्या होता है सर, एटॉमाइजर होता है एक प्रकार की स्प्रेयर। स्प्रेयर, स्प्रेयर कैसा होता है सर, तो स्प्रेयर के बारे में आप देखे होंगे, मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर देखो इधर, अगर एक ट्यूब से आप एयर को फ्लो कर रहे हो, एयर को फ्लो कर रहे हो ना, बहुत तेजी से एयर को फ्लो कर रहे हो, और उस ट्यूब से एक कनेक्शन आपने दे दिया जहां पर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, पानी से नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, बड़ी तेजी से यहां v वेलोसिटी से हवा गुजर रही है, एयर गुजर रही है बहुत तेजी से। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे तेजी से जब एयर जा रही है, हाँ बड़ी तेजी से जब एयर गुजर रही है यहां पे, तो क्या होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे बढ़ेगी एयर की। ठीक है, अब क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहां के ये मोशन में नहीं है ना, ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है, तो क्या करेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते जाएगा, यहां पे जैसे ही आएगा ये वाटर को ऊपर अपने साथ में ले जाएगा, और एक प्रकार का हवा और साथ में पानी मिलकर हमको देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेयर। क्यों हुआ ये, बर्नौलीज थ्योरम भाई, बर्नौलीज थ्योरम हुआ, यहां पे दिख रहा है हमको। क्यों बर्नौलीज थ्योरम दिख रहा है, देखो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी when we are talking about the flow of fluid। कौन सा फ्लूइड है, यहां पे एयर है, मगर यहां पे वाटर भी साथ में आ जा रहा है। फील आया, समझ में आई बात, थोड़ी समझ में आई बात। दूसरा क्या है सर, तो दूसरा देखो, दूसरे के बारे में हम क्या लिखे, वैसे लिखे लिफ्ट ऑन एरोप्लेन स्विंग, एरोप्लेन विंग्स। आप लोग देखे होंगे एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसको स्पेशल डिजाइन के बनाए जाते हैं, है ना, उनका जो डिजाइन होता है कुछ इस प्रकार का होता है ताकि उसके ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र, कम प्रेशर का एरिया बने, कम प्रेशर हो और नीचे तरफ प्रेशर ज्यादा हो। इसके कारण क्या होता है, उस नीचे जगह में जहां प्रेशर कम है वो उसको ऊपर उठाता है और विंग्स ऊपर उठने लगती है। उसका शेप कैसे बनता होगा, ऊपर वेलोसिटी बहुत तेज रहती है, उसका शेप कुछ ऐसा बनाया जाता है कि बहुत तेजी से ऊपर से हवा जाए, बहुत तेजी से ऊपर से हवा जाए,
और नीचे एक प्रेशर क्रिएट हो। ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम पड़ जाता है, नीचे में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, और ऊपर की तरह लिफ्ट मिलने लगता है, एरोप्लेन को ऊपर की तरह लिफ्ट मिलने लगता है। ऐसा ही कुछ होता है काइट्स के साथ, ऐसा ही कुछ होता है बर्ड्स जो उनके विंग्स होते हैं उनके साथ भी। क्रिकेट के बॉल भी ऐसी स्विंग करती है। क्रिकेट की बॉल में अगर गौर किए होगे, जिन लोग पास से देखे होगे, तो एक तरफ शाइनी साइड होती है, एक तरफ रफ साइड होती है। जब बॉलर उसको फेंकता है तो उसको कुछ इस तरीके से रोटेट करके फेंकता है, अपनी तरफ गोल घुमा के फेंकता है, ताकि बहुत जोर से गोल घूमे, बहुत जोर से एक तरफ गोल घूमे। और क्या होता है, जो तरफ शाइनी साइड होती है उस तरफ से हवा बहुत जल्दी से गुजरने लगती है, और जिस तरफ रफ साइड होता है उस तरफ से उतनी स्पीड से नहीं गुजर पाती। तो जिस तरफ स्पीड कम पड़ती है उधर प्रेशर बढ़ जाता है, और जिधर से हवा बहुत तेजी से गुजर रही है उस तरफ प्रेशर, उस तरफ वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम पड़ जाता है, और इधर रफ साइड में प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो क्या करती है, एक तरफ प्रेशर कम होने के कारण, एक तरफ प्रेशर बढ़ने के कारण, प्रेशर जहां पे ज्यादा पड़ रहा है उस तरफ से वो मूव करने लग जाती है और हवा में बॉल स्विंग हो जाती है। इसीलिए बैट्समैन गच्चा खा जाता है। हवा में तो सीधी सीधी आनी चाहिए, हमको तो ये मालूम है सीधी ट्रेन आती है, सीधी बॉल आती है, मगर हवा में लहरा जाती है, बॉल लहरा जाती, तो वो क्या करता है, बैट को उस जगह नहीं रख पाता और आउट होने का डर होता है उसको, एज होने का। तो स्विंग ऑफ द बॉल हो गया। साथ में ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, तो ये भी होता है भाई, ये भी आप लोगों ने कभी मूवीज में देखा होगा या क्या पता, आपने देखा होगा, ऐसा एक घर है, उसके जो ये रूफ है, तो यहां से बड़ी तेजी से हवा चल रहा है, बड़ी तेजी से हवा चल रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, बनिस्बत टू, इन कंपैरिजन टू इनसाइड द हाउस, तो यहां पर ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। तो इस कारण से रूफ ऊपर उड़ जाते हैं, ये रूफ ऊपर उड़ जाते हैं तेज हवा वाली जगह में, है ना। हो तो पूरा घर को ही फेंका जाना था, नहीं, वो रूफ ऊपर उड़ जा रहा भाई, इतनी तेजी से चल रहा। बताओ, यहां तक समझ में आई बात? आज का यहां तक समझ में आया? दिस मच वी आर गोइंग टू डील विद टुडे। दिस इज इट, द application of Bernoulli's theorem. Some of the question may come from this type of applications, है ना। You can see NCERT books also. I'm not going through the notes of it. हाँ, नीचे से प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे, that is going to lift the roof. So this is it for today. We have gone through Bernoulli's theorem and application of Bernoulli's theorem. So keep studying. Have a nice day.